ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड जब मैं बोलता हूँ तो उसमें हर तरह के बॉन्ड आ जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, सारे तरह के बॉन्ड आ जाते हैं। तो एक केमिकल बॉन्ड की जो भी सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम लोग बॉन्ड पैरामीटर बोलते हैं। तो जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है वो सारे बॉन्ड पैरामीटर। क्या क्या चीजें बॉन्ड की मेजर कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहला मेजरेबल प्रॉपर्टी जो होता है वो है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों बॉन्ड लेंथ क्या होता है? जब दो एटम अपने इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे होते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे होने के बाद होने पे जो डिस्टेंस होता है दोनों के न्यूक्लियस के बीच का, उसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। थोड़ा एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों देखो, जब तुम लोग दो एटम के बीच में बॉन्ड बनाते हो तो बॉन्ड बहुत ज्यादा पास में नहीं होना चाहिए और बॉन्ड बहुत ज्यादा दूर में नहीं होना चाहिए। सॉरी, एटम्स बहुत ज्यादा पास में नहीं होने चाहिए, एटम बहुत ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए। जब एटम बहुत ज्यादा पास होंगे ना बच्चों, तो इसका प्रोटॉन और इसके प्रोटॉन एक दूसरे को स्ट्रांगली रिपेल करेंगे। जब एटम बहुत ज्यादा दूर होंगे तो एक एटम का प्रोटॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। देखो क्या होता है बच्चों, जब एटम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे होते हैं, जब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे होते हैं तो एक एटम जो होता है दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और रिपल्सिव फोर्सेस मिनिमम होते हैं। यूजुअली अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो एक एटम के अंदर कितने फोर्सेस होते हैं? कौन से फोर्स होते हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है कि नहीं होता है? बताओ जरा। यस सर। यस सर। इलेक्ट्रॉन और यस सर। प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है। जब दो एटम पास में आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए तो क्या होता है बच्चों? उन, रिपल्शन। नहीं, रिपल्शन तो होगा लेकिन रिपल्शन ओवरकम हो जाता है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होते हैं। सिर्फ रिपल्सिव फोर्सेस पे क्यों ध्यान दे रहे हो? अट्रैक्टिव फोर्सेस अच्छा। पे भी तो ध्यान दो। अट्रैक्टिव फोर्सेस भी इसके अंदर होते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ कौन से अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। जिस तरह से ये प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर, तो वैसे प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन भी तो अट्रैक्ट कर सकता है ना, है कि नहीं? हाँ सर। और वैसे ये अपने इलेक्ट्रॉन को जैसे अट्रैक्ट करता है तो वैसे दूसरे वाले को भी अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स है। और रिपल्सिव फोर्स भी है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन, रिपल्सिव फोर्स को मैं अलग कलर से बता देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, रिपल्सिव फोर्स है। और ये इलेक्ट्रॉन भी, ये प्रोटॉन प्रोटॉन के प्रोटॉन। रिपल्शन है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में तो अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन भी हो रहा है। तो बच्चों ये जो रिपल्शन होता है ना, जब एटम बहुत पास में होते हैं तो रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं। और एटम जब बहुत दूर में होते हैं तो रिपल्सिव फोर्सेस बिल्कुल नहीं होते हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी बिल्कुल नहीं होते। तो बहुत पास होने पे प्रॉब्लम क्या है बताओ? प्रॉब्लम क्या है? बहुत पास क्यों नहीं रहेगा एटम? प्रॉब्लम क्या है? रिपल्शन होगा रिपेल तो कर रहा है। रिपल्शन होगा। रिपल्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। और बहुत दूर रहेगा तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा। सही बात है कि नहीं? यस सर। क्योंकि यस सर। अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है। तो हमको बहुत ज्यादा दूर भी नहीं रखना है, हमको बहुत ज्यादा पास भी नहीं रखना है। वो डिस्टेंस जहां पे रिपल्सिव फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, वो डिस्टेंस को बोलते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे ही हमेशा एक केमिकल बॉन्ड बनता है। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से ज्यादा है दूर रहेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस फेल हो जाएंगे, बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से भी ज्यादा क्लोज में रहेंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस एक दूसरे को रिपेल करके दूर दूर फेंक देंगे एटम्स को। ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है दो एटम के बीच का, वो डिस्टेंस जहां पे अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और इधर पे ही बॉन्ड बनता है। क्या बात समझ में आ गई बच्चों सभी को? तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का डेफिनेशन लिख दो यहाँ पे मैं। सबको समझ में आ गया इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या होता है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का मतलब होता है it is the distance between two atoms, distance between two atoms at which the net repulsive forces
forces and net attractive forces balances each other. बोला मैंने? हाँ, सभी लोग, सभी बच्चे जो होमवर्क किए हैं अभी ग्रुप पे भेजना चालू कर दें होमवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया बच्चों। ये जो ब्लू वाला बॉन्ड है, ये ब्लू वाले बॉन्ड से मैं क्या बता रहा हूँ, रिपल्सिव फोर्स, और रेड वाले से मैं क्या बता रहा हूँ, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो एक वो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं, उस डिस्टेंस को हम लोग इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बोलते हैं। और एक केमिकल बॉन्ड बच्चों हमेशा इसी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे बनता है। क्या बात समझ में आ गई सभी को? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हाँ समझ सर। में? चलो, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे जो बॉन्ड बनता है बच्चों, जब बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, रिपल्सिव फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग अब आते हैं जब एक एटम में, एक दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन चुका है। लेट्स से ये दो एटम थे बच्चों, इन डिस्टेंस पे दोनों का बॉन्ड बन चुका। जस्ट अ मोमेंट, ये दो एटम है, ये दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, शेयर किया या फिर ट्रांसफर किया, कुछ भी किया। शेयर किया होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा, और ट्रांसफर किया होगा तो कौन सा बॉन्ड बना होगा बच्चों, बताओ? ट्रांसफर से कौन सा बॉन्ड? आयोनिक। कुछ भी करके इन्होंने आपस में जुड़ गए इन लोग। ठीक है, शेयर करके ट्रांसफर करके दोनों ही तरीके से एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो जब एटम्स आपस में जुड़ जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगा तभी तो जुड़ रहे हैं ना बच्चों। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से ज्यादा दूर और ज्यादा नजदीक तो जुड़ नहीं पाएंगे। तो जब मैं एक कंपाउंड बनाता हूं, तो तुम लोग को अपने आप ही समझ जाना है कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे है अभी। तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे जो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, जब एक बॉन्ड बन जा रहा है और जब एटम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे है, तो जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है दो न्यूक्लियाई के बीच का, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। क्या होता है बॉन्ड लेंथ? समझ में आ गई बात? हाँ सर। बॉन्ड लेंथ का डेफिनेशन मैं लिख भी देता हूं, जो मैंने अभी जस्ट बताया। इट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बोल रहा हूं, मतलब इस डिस्टेंस पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, नहीं? यस सर। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस यस। बिटवीन टू न्यूक्लियाई forming a bond, or two nuclei of bonded atoms. तो जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बीच का जो इक्विलिब्रियम, उनके न्यूक्लियस के बीच का जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, उसको हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में इस तरह से बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करते हैं। क्या कुछ कुछ भी डाउट इसके अंदर बॉन्ड लेंथ के बारे में? नो सर। तो बॉन्ड लेंथ ये चीज होती है बच्चों। बॉन्ड लेंथ जो होता है वो, क्या मैं कोवेलेंट रेडियस को कैलकुलेट करके चेक कर सकता हूँ क्या? अगर मेरे को ए एटम का रेडियस पता है और बी एटम का रेडियस पता है, तो बॉन्ड लेंथ में क्या कैलकुलेट नहीं कर सकता? कर सकते हो सर। आसानी से कर सकता हूँ। जो बॉन्ड लेंथ होगा, लेट्स से बॉन्ड लेंथ को मैं आर से डिनोट करता हूँ, कैपिटल आर से। तो ये लेट्स से आर ए है अगर, और इसका ये रेडियस जो है आर बी है, तो बॉन्ड लेंथ कितना होगा? आर ए प्लस आर बी होगा। आर ए प्लस आर बी। यस, आर ए प्लस आर बी होगा। तो इस तरह से बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। कुछ भी डाउट इसके अंदर बॉन्ड लेंथ के बारे में? नो सर। ठीक है बच्चों, एक और होता है, एक और रेडियस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वैंडर वॉल रेडियस। यस सर। वैंडर वॉल रेडियस का मतलब क्या होता है? देखो, वैंडर वॉल रेडियस में सरफेस डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। वैंडर वॉल रेडियस कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूल का सरफेस डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। जैसे कि सपोज दो एटम है, आपस में बॉन्ड बना लिए हैं, ये ए एटम है, और ऐसा ही एक और एटम ले लेता हूं मैं, बी एटम।
एक मिनट। और इन लोग बॉन्ड बना रहे हैं। इस तरह से क्या होता है बच्चों, वैंडरवॉल रेडियस कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूल के डायरेक्ट रेडियस नहीं, उनका सरफेस डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। पहले सरफेस डायग्राम ड्रॉ करना सीखते हैं, फिर हम लोग बताएंगे कैसे वैंडरवॉल रेडियस बनाया जाता है। जब मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाते हैं बच्चों, तो मॉलिक्यूल का खुद का अपना एक अलग से कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाता है। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है, एक मिनट, मॉलिक्यूल का जो एवरेज सरफेस है वो सिर्फ एक एटम का नहीं रहता, दोनों एटम का कंबाइंड सरफेस लेना पड़ता है अपने को मॉलिक्यूल को। पहले जो एटम था तो उसका सरफेस यही था, उसकी बाउंड्री थी, आउटर ऑर्बिट था। लेकिन एक बार वो मॉलिक्यूल बन जाता है तो उसका सरफेस अब दोनों का कंबाइंड सरफेस हो जाता है, ऐसे कुछ इस तरह से। वैसे बी एटम जो है उसका भी सरफेस जो होगा पूरा कंबाइंड सरफेस हो जाता है। तो जो तुम लोग रेडियस कैलकुलेट करोगे, अगर मैं दोनों एटम को एक दूसरे से चिपका देता हूँ, दोनों मॉलिक्यूल को एक दूसरे के पास में लेके आ जाता हूँ, तो दोनों मॉलिक्यूल आपस में एकदम से चिपकेंगे नहीं बच्चों, क्योंकि ये मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल जो है, ऊपर वाला मॉलिक्यूल और दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल है, उनके बीच में थोड़ा ना थोड़ा कुछ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा ही होगा, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन्स के वजह से होगा कि नहीं होगा, बताओ Yes, बच्चों। sir. तो थोड़ा ना थोड़ा रिपल्शन तो होगा, मतलब उस मॉलिक्यूल का एक रेंज है, उस रेंज के अंदर कोई मॉलिक्यूल आ नहीं सकता। और उस रेंज को हम लोग कैसे दिखाते हैं? सरफेस डायग्राम से बताते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये जो रेडियस है, ये दो एटम का अगर मैं न्यूक्लियस का सेंटर जोड़ूंगा तो क्या वो बॉन्ड लेंथ के इक्वली आएगा क्या? ये है बॉन्ड लेंथ ना, और इधर पे ये है बॉन्ड लेंथ। लेकिन ये दोनों को अगर जोड़ूंगा तो क्या वो बॉन्ड लेंथ के इक्वली आने वाला? नहीं सर, नहीं, क्यों नहीं आएगा बताओ? क्योंकि मॉलिक्यूल का पूरे मॉलिक्यूल का देखना होता है ना। पूरे मॉलिक्यूल का देखना होता है, और प्लस ये जो एक्स्ट्रा सरफेस है इसके बीच में जो गैप है, वो गैप भी तो काउंट हो रही है ना, है कि नहीं? यस सर। तो वो गैप की वजह से थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ा सा जो डिस्टेंस है बढ़ जाता है। ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस बढ़ रहा है ना बच्चों, तो यही एक्स्ट्रा डिस्टेंस वैंडर वॉल रेडियस कंस्ट्रक्ट कराता है। एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो आया है प्लस बॉन्ड लेंथ, दोनों मिला के वैंडर वॉल रेडियस बनाते हैं। तो वैंडर वॉल रेडियस जो रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल साइज ऑफ एटम इंक्लूडिंग द वैलेंस शेल ऑल्सो, वैलेंस शेल का रेडियस ऑल्सो। ठीक है? यस, वैंडरवॉल रेडियस रिपीट कर रहा हूं मैं, एक बार ध्यान से सुनो। क्या होता है बच्चों, जब तुम लोग मॉलिक्यूल को, दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शंस देखते हो, तो दो मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपक नहीं पाते हैं। चिपक नहीं पाते हैं क्यों? क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस होता है ना रेडियस, जो मैंने अभी किया, ब्लू से हाईलाइट किया है, वही डिस्टेंस होता है ना रेडियस, है कि यस नहीं? सर। ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ये ऐड हो जा रहा है इसके अंदर, ये वाला डिस्टेंस जो एक्स्ट्रा वाला है, ये वाला, है कि नहीं? जो मैंने ग्रीन से बता दिया यहाँ पे। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कि तुम लोगों को और अच्छे समझ में आए। दिख रहा है सभी को? यस सर। हाँ सर। रेडी, ये जो डिस्टेंस है ये हो जाता है आर ए का डिस्टेंस, सही बात है? हाँ सर। ये ए एटम मान लेते हैं हम लोग, और ये डिस्टेंस हो जाता है आर ए वाला, और ये हो जाता है बच्चों आर बी वाला डिस्टेंस। तो बॉन्ड लेंथ तो आर ए प्लस आर बी होता है ना, इसमें ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्टेंस नहीं दिख रहा तुम लोगों को यहाँ पे, ये वाला? हाँ सर। तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, जो ये वैलेंस शेल को भी कंसीडर करके हम लोग जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ले रहे हैं, ये जो डिस्टेंस जब सबको ऐड करोगे, बॉन्ड लेंथ प्लस वैन वॉल रेडियस क्या होता है भाई? बॉन्ड लेंथ प्लस डिस्टेंस ऑफ वैलेंस शेल, वैलेंस ऑर्बिट का डिस्टेंस, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है वो वैलेंस शेल के ऑर्बिट जितना ही इक्विवेलेंट होता है। तो वैलेंस शेल का अगर और बॉन्ड लेंथ का रेडियस दोनों ऐड करोगे तो जो टोटल रेडियस आता है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल डिस्टेंस जो आता है उसको वैंडरवॉल डिस्टेंस बोलते हैं बच्चों। और ये जो रेडियस आ रहा है ना एक एटम का रेडियस, ये वाला, ये
सिर्फ इसका रेडियस, मतलब ये रेडियस और ये वैलेंस शेल का एक्स्ट्रा रेडियस, ये दोनों मिला के जो रेडियस बन रहा है, ये वैंडरवाल रेडियस एक एटम का है। उसी तरह से दूसरे एटम का वैंडरवाल रेडियस कैसा होगा, ये देखो, ये इसका रेडियस था, और ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ये वाला, ये इसको मिला के टोटल कितना आ जाएगा, वैंडरवाल रेडियस ऑफ बी एटम का हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है सभी को, वैंडरवाल रेडियस क्या होता है? हाँ सर। ठीक है, तो वैंडरवाल रेडियस जो होता है वो जो रेडियस है एटम का प्लस एक्स्ट्रा वैलेंस शेल का रेडियस, जो एक्स्ट्रा वैलेंस शेल का रेडियस इंक्लूड कर दोगे तो तुम लोग को वैंडरवाल रेडियस मिल जाएगा। और अगर दो एटम्स के वैंडरवाल रेडियसेस को ऐड कर दोगे तो तुम लोग को वैंडरवाल डिस्टेंस मिल जाएगा। क्या बात समझ में आगे सभी को? यस। हाँ सर। एक बार वापस से देखते हैं हम लोग। वैंडरवाल रेडियस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। जब एटम अलग अलग होते हैं, जब बॉन्ड बनाते हैं, जब बॉन्डेड एटम्स होते हैं, तो उसमें वैलेंस शेल का रेडियस कंसीडर नहीं होता, डायरेक्ट एटम जुड़ जाते हैं, क्योंकि बॉन्ड इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे होते हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे होते हैं। लेकिन जब नॉन बॉन्डेड एटम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उसमें वैलेंस शेल जो होता है वो रिपेल करता है, और इस वजह से आ नहीं पाते साथ में। ठीक है, चिपक नहीं पाते एक दूसरे के साथ में, तो बीच में थोड़ा डिस्टेंस होता ही है। जब एक एटम का डिस्टेंस, एक एटम का रेडियस, और वो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है उस एटम का, जो जिस सरफेस से रिपेल कर रहा है, ये मेरा मॉलिक्यूल है, ये उसका सरफेस एरिया, जोन ऑफ रिपल्शन है, तो उसका रेडियस और जोन ऑफ रिपल्शन जो है दोनों को ऐड कर दोगे तो वैंडरवाल रेडियस मिल जाएगा। वैसे मेरा बी एटम है, उसका जोन ऑफ रिपल्शन है, तो उस बी एटम का रेडियस और जो जोन ऑफ रिपल्शन का डिस्टेंस है वो ऐड कर दो, तुम लोग का मिल जाएगा वैंडरवाल रेडियस। जो टोटल जब दोनों वैंडरवाल रेडियसेस को ज्वाइन करोगे, ऐड करोगे, तो जो आएगा तुम लोग को उसको बोलोगे वैंडरवाल डिस्टेंस। क्या बात समझ में आ गई? वैंडरवाल रेडियस और वैंडरवाल डिस्टेंस का सर ऐसे लिख दो ना, वी आर इज इक्वल टू और वी डी इज इक्वल मैं लिखता हूँ एक सेकेंड। तो ये जो है एक्स्ट्रा डिस्टेंस, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस जो है टोटल तुम्हारा बना लेता है वी ए, वैंडरवाल रेडियस ऑफ ए। और ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये वाला, ये बना देता है वी बी, वैंडरवाल डिस्टेंस ऑफ बी। और टोटल वैंडरवाल डिस्टेंस जो हो जाता है वो क्या होगा, वैंडरवाल रेडियस ऑफ ए प्लस। समझ में आ गई बात? तो वैंडरवाल रेडियस का डेफिनेशन लिख देता हूं बच्चों, कि तुम लोग को ज्यादा क्लैरिटी मिले, डिफाइन करने आना चाहिए। वैंडरवाल रेडियस, इट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल साइज ऑफ एटम। ओवरऑल साइज ऑफ एटम का तो रेडियस होगा ही, साइज ऑफ एटम इंक्लूडिंग वैलेंस शेल। देखो बच्चों, जब बॉन्ड बनता है तो वैलेंस शेल तो ओवरलैप हो जा रहे हैं, तो उनका डिस्टेंस तो काउंट नहीं हो रहा है। लेकिन जब तुम लोग ओवरऑल साइज ऑफ एटम का बीच का डिस्टेंस लेते हो इंक्लूडिंग वैलेंस शेल, वैलेंस शेल एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, इंक्लूडिंग वैलेंस शेल, देन दैट साइज इज कॉल्ड एज वैंडरवाल रेडियस। देखो यहाँ पे मैंने वैलेंस शेल को अलग से काउंट किया, क्योंकि वैलेंस शेल में तो ओवरलैपिंग हो नहीं रही है। yes. जब तुम लोग मॉलिक्यूल को ओवरलैप करा देते हो तो वैलेंस शेल का डिस्टेंस तो चले जाता है, तो वो तो रेडियस, वो तो सिर्फ बॉन्ड लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट वैंडरवाल रेडियस में वैलेंस शेल का भी तुम लोगों को कंसीडर करना पड़ता है। समझ में आया? वैंडरवाल जो होता है ये तुम लोग का रेडियस ऑफ एटम प्लस वैलेंस शेल होता है। ठीक है, वैंडरवाल रेडियस। समझा सर। चलो बढ़िया, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज आती है, इसको अच्छे से याद रखना है सभी को। यस सर। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो वैंडरवाल रेडियस समझ में आ गया तो वैंडरवाल रेडियस के बाद जो दूसरी मेजर, पहली मेजरेबल प्रॉपर्टी थी बॉन्ड लेंथ, इसमें हमने समझा क्या होता है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, क्या होता है बॉन्ड लेंथ, और क्या होता है वैंडरवाल रेडियस। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी मेजरेबल प्रॉपर्टी बच्चों, बॉन्ड एंगल के बारे में। सर यस, जो वैलेंस शेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, हाँ लास्ट वाले। हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उनके ओवरलैपिंग करने की वजह से तो बॉन्ड बनता है कि नहीं? चलो बॉन्ड एंगल की बात करें। यस, yes. चलो बच्चों देखो क्या होता है बच्चों, जब कभी भी एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है
तो एक एटम के ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं, मतलब एक एटम का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दूसरे एटम के साथ शेयर होते हैं। ओवरलैप होना मतलब शेयर होना, ओवरलैप होते हैं और बॉन्ड बनता है। तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, जैसे H2O का मैं एग्जांपल लेता हूँ, H2O में ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे, ये इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के ओवरलैपिंग की वजह से ही बना होगा। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है बताओ जरा? 1s। फर्स्ट 1s में। तो s ऑर्बिटल में होता है। इसमें कितना कहाँ पे होता है? 1s1 होता है। और इसमें कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताओ जरा? 2p। पूरा कॉन्फ़िगरेशन बोलो फिर पता करेंगे। 1s2 2s2 2p 3 2p4। 2p4 p4 में है। ये देखो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ जब p4 के ऑर्बिटल 1s के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे, मतलब शेयर करेंगे, 4p के इलेक्ट्रॉन और 1s के इलेक्ट्रॉन जब आपस में शेयर होंगे ओवरलैप होके, तो जो एंगल बनेगा, जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स बन रहे हैं ना, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स के बीच में जो एंगल जनरेट होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे होता कैसे है बच्चों कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है इसके पास 2p4 कॉन्फ़िगरेशन है। 2p4 p ऑर्बिटल के कितने सबशेल्स होते हैं बच्चों बताओ जरा? 3। 3 सबशेल्स होते हैं। p1 2 3 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे राइट p में। हाँ सर। और s के अंदर हाइड्रोजन में क्या है भाई? हाइड्रोजन में 1s1 है, तो 1s मतलब ये ऐसा ही होगा ना हाइड्रोजन। यस सर। तो देख रहे हो ये s ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के साथ और ये s ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के साथ अगर ओवरलैप करेगा तभी जाके बॉन्ड बनेगा। तो जब मैं बॉन्ड बना रहा हूं तो इनके ऑर्बिटल्स एक्चुअली ओवरलैप कर रहे हैं। इसके ऑर्बिटल को मैं ऐसे दिखा देता हूं बच्चों, ठीक है? हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स को जिसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन थे ना पी जेड वाले, तो वो p ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड वाले थे वो वाले को मैं ऐसे दिखा देता हूँ। और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल में एक s1 है, उसको ऐसे दिखा देता हूँ। चलेगा? चलेगा बच्चों? हाँ तो सर। जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड बन जाएगा। सही बात है? हाँ सर। ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, देखो ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स के बीच में जो एंगल जनरेट हो रहा है ना बच्चों, इसी इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। क्या बात समझ में आ गई? बॉन्ड एंगल कैसे क्या होता है एक्चुअली? यस। तो ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, और ये बॉन्ड एंगल हो गया। तो बच्चों इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन the orbitals bonding। तुम लोग क्लास चल रहा है ना? बैठ जाओ किधर पे? orbital containing orbitals bond containing bond shared pair of electrons, containing shared pair of electrons। ठीक है? तो बॉन्ड एंगल वो एंगल होता है, एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स कंटेनिंग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बन रहा है। देखो बच्चों, अनम्यूट किया भाई अपने आप। बच्चों शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं उसको। देखो बच्चों एक बात दिमाग में बिठा लो, बॉन्ड एंगल सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड में की प्रॉपर्टी होती है। कोवैलेंट बॉन्ड में ही ये सिर्फ ऑब्जर्व्ड होता है, ये आयनिक बॉन्ड में ऑब्जर्व नहीं होता है। ऑब्जर्व्ड इन कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं बच्चों नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स होते हैं, मतलब किधर पे भी बन जाते हैं। बट कोवैलेंट बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल नहीं होता, वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होते हैं। इसके लिए सिर्फ बॉन्ड एंगल किस में देखने को मिलता है? कोवैलेंट बॉन्ड में।
आयनिक बॉन्ड में नहीं देखने मिलता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर ओनली शोन बाय कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में ज्यादातर प्रॉपर्टी नहीं होती। थर्ड चीज देखते हैं बच्चों हम लोग, थर्ड बॉन्ड पैरामीटर जो बॉन्ड का मेजर कर सकते हो तुम लोग, एक जो बॉन्ड बनता है उसकी हम लोग टूटने की एनर्जी पता कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी जो टर्म है बच्चों, इससे सिर्फ कितना एनर्जी लगेगा बॉन्ड तोड़ने में यही नहीं सिर्फ पता कर सकते, ये भी पता कर सकते हो कितना स्ट्रांग है तुम लोग का बॉन्ड, क्योंकि अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। सही बात है कि नहीं? यस सर। ठीक है। यस सर। Defined as the amount of energy required to break 1 mole of bond, 1 mole of a bond of a particular type। तो यह कोवेलेंट के लिए भी हो जाता है, ये आयनिक के लिए भी अप्लाई होता है। आयनिक बॉन्ड को भी तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है, कोवेलेंट बॉन्ड को भी तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है। तो एक पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, उस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी। इट इज द एनर्जी required to break a covalent bond, covalent और ionic bond, to break एक बॉन्ड नहीं बच्चों, 1 mole of a chemical bond। केमिकल बॉन्ड जब मैं बोलता हूं तो दोनों काउंट कर ले रहा हूँ, कोवैलेंट भी और आयनिक भी, इसके लिए मैंने केमिकल बॉन्ड लिख दिया। ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ पर्टिकुलर टाइप। पर्टिकुलर टाइप मतलब आयनिक हो सकता है चाहे कोवेलेंट हो सकता है। याद रखना बच्चों, जब तुम लोग बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एक एटम के बीच में तो नहीं होगा बॉन्ड। बॉन्ड कितने एटम्स के बीच में होता है बताओ मेरे को दो जरा। या दो से ज्यादा। दो। मतलब एक बॉन्ड तो दो एटम के बीच में होगा ना, बिटवीन टू एटम्स। एक बॉन्ड तीन एटम के बीच में नहीं होता, अगर एक्सेप्शन है, सब कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं, जैसे कि एस ब्लॉक में तुम लोगों ने पढ़ा होगा बनाना बॉन्ड्स के बारे में। तो हाँ वो सर। जो होते हैं उसमें एक्सेप्शन हो जाता है, वो तीन एटम के बीच में होता है। बट एक्सेप्ट दोज, मोस्टली अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। और जब कभी तुम लोग बॉन्ड तोड़ रहे हो तो बच्चों तुम लोग उसको इतना हीट कर दो कि मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में, गैसेस स्टेट में आ गया है। देखो बच्चों, जब तुम लोग किसी भी मैटर को हीट करते हो, जैसे मैं बात करता हूँ H2O को हीट कर रहा हूँ मैं, H2O आइस के फॉर्म में, अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो ये H2O जो है इसका, इसको हीट करूंगा तो क्या होगा बताओ? सॉलिड है, आइस है, आइस को हीट करोगे तो क्या होगा? लिक्विड बनेगा। लिक्विड में कन्वर्ट होगा। बच्चों इसमें इसका बॉन्ड टूटेगा क्या? HOH बॉन्ड टूटेगा? बॉन्ड टूटेगा इस प्रोसेस में? नहीं। बच्चों बॉन्ड नहीं टूटने वाला है। बॉन्ड टूटेगा तो प्रॉपर्टी बदल जाएगी ना। यस आइस सर। वाटर होता है, लेकिन हीट करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका मॉलिक्यूल टूट रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? ये मॉलिक्यूल जो है H2O के जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल है, जिसको मैं ऐसे बता देता हूँ, उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस थे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे, हीट करो तो वो वीक वो हो, लीक हो रहा है। वो वीक हो रहे हैं। मॉलिक्यूल का बॉन्ड नहीं टूट रहा है। अगर तुम लोग लिक्विड को और हीट करते हो तो क्या होगा बताओ? गैस इंट्रामोलिकुलर फोर्स गैस टूटेगा। और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होंगे वीक होंगे और दूर दूर जाएगा मॉलिक्यूल। लेकिन अगर गैस के फॉर्म में लाके अब हीट किए तो क्या होगा बताओ? अब बॉन्ड टूटना बॉन्ड टूटेगा। समझ में आया? तो तुम लोग को एक बात इससे समझ में आ जा रही है कि पहले फेस का इंटर कन्वर्जन होता है और जब फाइनली गैस फॉर्म में आ जाता है तभी जाके बॉन्ड टूटता है। तो बॉन्ड एंथैल्पी जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ वो किस तरह के मॉलिक्यूल के लिए बच्चों? गैसियस स्टेट में कि लिक्विड स्टेट में कि गैसियस। सॉलिड स्टेट? गैसेस। तो याद रखना है इन गैसियस स्टेट में लिख देता हूँ यहाँ पे। समझ में आ रही है बात? तो हमेशा एक कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है हमेशा गैस स्टेट के अंदर अगर हीट करोगे तो ही टूटेगा, ऐसे लिक्विड स्टेट में नहीं हो जाता। जैसे पानी को मैं अगर आइस को लेके आता हूँ और हीट करके मेल्ट कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर के बॉन्ड टूटने लग गए। बॉन्ड तो एकदम बाद ही में टूटेंगे, जब वो गैस के बाद हीट करोगे उसको तो जाके उसके बॉन्ड टूटेंगे। समझ में आ रही है बात? तो कुछ एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल वैसे बॉन्ड एंथैल्पी याद नहीं करनी होती है, सिर्फ थोड़े बहुत एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसको याद रखना है तुम लोगों को। वैल्यू याद नहीं रहा तो फिर भी चल जाएगा। ये हाइड्रोजन है, इसके 1 मोल हाइड्रोजन को बॉन्ड तोड़ोगे तो H और H एटम मिल जाएंगे, दो ऐसे। ये नेसेंट हाइड्रोजन है। ये कौन से स्टेट में है हाइड्रोजन बच्चों जब मैं हीट कर रहा हूँ और बॉन्ड टूट रहा है तो? गैसियस। गैसियस। गैसेस। तो जो ये एटम बनेंगे ये भी गैसियस स्टेट में प्रोड्यूस होंगे।
और हीट जो लगती है यहाँ पे हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो लगभग 435.8 किलो जूल पर मोल लगता है, इतना एनर्जी लगता है। ठीक है, एक मोल का बॉन्ड तोड़ने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी होती है। सिमिलरली अगर बॉन्ड एंथैल्पी तुम लोग ऑक्सीजन का देखोगे तो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा हो रही है, कोई मेरे को एक्सप्लेन कर सकता है क्यों इसका बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है? क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशनशिप देख सकते हो तुम लोग बॉन्ड के नंबर्स का और एंथैल्पी का। हमेशा जब बॉन्ड्स के नंबर बढ़ते हैं तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। ठीक है, बॉन्ड के नंबर्स, ये नंबर्स ऑफ बॉन्ड जो प्रेजेंट है ना, इनको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। एक ही साथ में हम लोग सबका रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है, एक ही साथ में बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर, सबका रिलेशनशिप देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं यहाँ पे। चलो फोर्थ मेजरेबल प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग, बॉन्ड ऑर्डर पे ही आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड ऑर्डर, किसी को पता है? बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, किसी को पता है? ऑर्डर अरेंजमेंट उसका। कोई बोलता है ऑर्डर ऑफ तो बच्चों, ये इतना आसान चीज है ना, इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, बस। इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच में कितना बॉन्ड है, उस बॉन्ड को बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। टू एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, जैसे कि एक सेकेंड ना, जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में क्या बॉन्ड ऑर्डर है बच्चों, बताओ? वन वन है। वन। कितने बॉन्ड प्रेजेंट है इसके बीच में? वन। वन बॉन्ड प्रेजेंट है। वैसे ही बच्चों ऑक्सीजन में क्या बॉन्ड ऑर्डर है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन? टू नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? थ्री। भाई आसान है कि नहीं है, बताओ? बॉन्ड हाँ ऑर्डर सर। चेक करना। इट Yes, इज sir. जस्ट द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये होता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर समझ लिया हमने। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड पैरामीटर। ये जो भी बॉन्ड पैरामीटर्स हमने डिस्कस किया, उनको क्या क्या फैक्टर्स इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। तो बच्चों बताओ, बॉन्ड लेंथ समझ में आ गया ना, बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड लेंथ Yes, कब sir. इंक्रीज हो जाएगा, कब डिक्रीज हो जाएगा, वो समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो बॉन्ड लेंथ डिसाइड करता है वो है साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ बॉन्डिंग एटम्स, जो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं उनके साइज मैटर करते हैं। सही बात है कि नहीं? अगर छोटा एटम है तो बॉन्ड लेंथ छोटा बनेगा, अगर बड़ा एटम है तो बड़ा बॉन्ड बनेगा। सही बात है? यस सर। Yes, sir. बॉन्ड लेंथ क्या था बाय डेफिनेशन? हमने देखा बच्चों, बॉन्ड लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम। तो Yes, अगर sir. ये मेरा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा बीच में, ये डिस्टेंस, इसको मैं बॉन्ड लेंथ बोलूंगा। ये छोटे मॉलिक्यूल है तो बॉन्ड लेंथ तुम लोग देख रहे हो छोटा है। अगर मैं वहीं पे एक बड़ा मॉलिक्यूल ले लेता हूँ और साइज उसका काफी ज्यादा बड़ा है, जस्ट अ मोमेंट, तुम लोग देख रहे हो साइज इसका काफी ज्यादा बड़ा है, तो इनके बीच का Yes, sir. डिस्टेंस भी बड़ा होगा ना, है कि Yes, नहीं? sir. तो साइज ऑफ एटम जो है, मैं क्या बोल सकता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड। बिल्कुल सही। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है अगर साइज ऑफ एटम बढ़ जाता है। ये एग्जाम्पल तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज आती है बच्चों। एग्जाम्पल एक और डिस्कस करते हैं। तुम लोग मेरे को सिर्फ इतना बताओ, HCl का बॉन्ड बड़ा है कि HBr का बॉन्ड बड़ा है? HBr। HCl और HBr किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? HBr। HBr. HBr का क्यों ज्यादा है? क्योंकि Br ब्रोमीन का और सारा वैलेंस Sir, down the road prices increases, so Yes. bromine price बढ़ा. वेरी गुड।
डाउन द ग्रुप जैसे जैसे तुम लोग मूव करते हो साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, एंड एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके लिए हम लोग का हाइड्रोजन तो कांस्टेंट है, उसका साइज थोड़ा ना बदल रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग नहीं बता सकते। हम किसके बेसिस पे बता सकते हैं? हैलोजेंस के बेसिस पे। व्हाट अबाउट एचएफ, उसका साइज क्या होगा? उसका बॉन्ड लेंथ उसका बॉन्ड लेंथ छोटा छोटा होगा रहेगा, HCl कम से। होगा। Cl और HCl से भी ब्रोमीन। कम होगा। और व्हाट अबाउट एचआई? ब्रोमीन से बड़ा। जब ब्रोमीन से बड़ा। ब्रोमीन से बड़ा। बिल्कुल सही, समझ में आ गया ये रिलेशनशिप, पहला फैक्टर समझ में आ गया बॉन्ड लेंथ का। यस सर। तो बॉन्ड लेंथ जो होता है ना, बॉन्ड ऑर्डर पे भी डिपेंड करता है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। याद रखना बच्चों, जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है ना तो साइज ऑफ बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाता है। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। समझ में आ गई बात? तो जैसे से तुम लोग का बॉन्ड का मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगा, मतलब सिंगल बॉन्ड होंगे जो, तो बॉन्ड लेंथ बड़ा है। डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ छोटा है। ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है। तो बच्चों ये है तुम लोगों का इथेन, दिख रहा है? यस सर। ये है तुम लोग का इथीन, और ये है तुम लोग का इथाइन। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, कार्बन कार्बन। सर CH होना चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, ये CH है। तो मेरे को तुम लोग बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ। सर डिक्रीज हो रहा है इधर से लेफ्ट टू राइट में। सबसे बड़ा किसका है? सी मीथेन। इ- इथेन का सबसे एथेन। बड़ा होगा, और फिर इथीन का होगा, यस सर। और फिर सबसे छोटा किसका होगा? बॉन्ड इथाइन का। क्यों होता है समझ में आया? जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ घटता है। बॉन्ड ऑर्डर किस में ज्यादा था? सबसे ज्यादा इथाइन में। कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ जो था, बॉन्ड ऑर्डर जो था 3 है, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है। तो बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ेगा, बॉन्ड का साइज जो होता है छोटा होते चले जाता है। तो ये भी रिलेशनशिप समझ में आ गया बच्चों? दो चीजों पे डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ, तो दोनों चीज समझ में आ गई सभी को? हाँ सर। यस। बढ़िया, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं हम लोग। ये तो बॉन्ड लेंथ देखे कि ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। दूसरा बॉन्ड पैरामीटर बच्चों, बॉन्ड एंगल। ये किन चीजों पे डिपेंड करता है? ये भी साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करता है, ठीक है? साइज ऑफ एटम अगर बड़ा है तो बॉन्ड एंगल भी बड़ा होगा, सही बात है? क्योंकि अगर बड़े एटम्स है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, छोटे एटम एक दूसरे को रिपेल नहीं करते ज्यादा, क्योंकि उनका छोटा सा साइज है। लेकिन अगर बड़ा एटम है तो एक दूसरे को दूर दूर ढकेलेगा, दूर दूर फेंकेगा, और इस वजह से बॉन्ड एंगल जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो यस सर। बॉन्ड एंगल बोला जो ना है, एक बार। वापस एक बार बताओ। छोटा एटम है तो उनके बीच में रिपल्शन कम होगा, क्योंकि चार्ज सिर्फ छोटी सी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन अगर बड़ा एटम है तो वो, उसका साइज बड़ा होने की वजह से ज्यादा रिपेल करेगा, ज्यादा ही जगह लेगा अपने आप को रखने के लिए, और इस वजह से बॉन्ड होता है थोड़ा फैल जाता है, एंगल उसका बढ़ जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देख रहे हो एंगल छोटा सा था, यहाँ पे हाँ एंगल सर थोड़ा बढ़ गया। समझा। ठीक है, तो साइज ऑफ एटम और बॉन्ड एंगल कैसे रिलेटेड है? डायरेक्टली। डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल है, ठीक है? बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम, ठीक है? बी की बात करते हैं बच्चों, दूसरा चीज देखो बच्चों, लोन पेयर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तुम लोग को बताया था ना पिछली क्लास में, लोन पेयर हाँ इलेक्ट्रॉन। सर बताया था। हाँ जितना सर। ज्यादा लोन पेयर होता है उतना कम होता है बॉन्ड एंगल, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? आज की क्लास में अगर टाइम मिला तो आज ही डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास तक का तो डिस्कस कर ही लेंगे। लोन पेयर अगर ज्यादा रहा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बहुत ज्यादा रहेंगे, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है बॉन्ड एंगल का। या फिर मैं बॉन्ड एंगल यहाँ पे लिख देता हूँ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरे को एक बात बताओ बच्चों, ये है मीथेन, ये है अमोनिया, और ये है वाटर। किसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है?
किसमें लोन, अच्छा तुम लोग को लोन पेयर का कॉन्सेप्ट पता है कि आता नहीं? है आता है आता है। चलो बताओ। वाटर, वाटर का वाटर में होगा। क्यों भाई? क्योंकि ऑक्सीजन का एक लोन पेयर प्रेजेंट है। एक ही लोन पेयर है ऑक्सीजन पे? नहीं, दो लोन दो पेयर लोन पेयर है, नाइट्रोजन में एक। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर है, और कार्बन पे नहीं है लोन। लोन पे पेयर। लोन पेयर ही नहीं है। लोन पेयर जब ज्यादा रहेगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा क्या? नहीं, कम हो जाएगा। इसका बॉन्ड, इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, CH4 का, फिर किसका होगा? NH3। वाटर का। समझ में आई बात? तो इसका बॉन्ड एंगल, नहीं समझा। बेटा देख ऊपर रिलेशनशिप लिखा है, वो तेरे को समझ में आ रहा है? हाँ सर समझा, वो समझा। तो यहाँ पे वही चीज रिलेट करना, लोन पेयर ज्यादा रहेगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, ये बात समझ में आ गई? हाँ हाँ सर, और इधर CH4 में लोन पेयर ही नहीं है ना। हाँ, तो इसके लिए उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज लोन पेयर 0, बॉन्ड एंगल हाईएस्ट रहेगा उसका। अमोनिया में 1 लोन पेयर है, मतलब लोन पेयर बड़ा है इधर पे, तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। वाटर में और 1 लोन पेयर, तो और ज्यादा लोन पेयर, बॉन्ड एंगल और कम। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, मीथेन का ये होता है, तुम लोग को बॉन्ड एंगल कुछ कुछ मॉलिक्यूल के याद भी रखने पड़ेंगे। जैसे मीथेन का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, इसका होता है 107 डिग्री, और इसका होता है 104.5 डिग्री लगभग, अप्रोक्सीमेटली। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे बढ़ते हैं बॉन्ड एंगल घटता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोन पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। जैसे ऑक्सीजन की मैं बात करूं, मीथेन की मैं बात करूं, तो उसके अंदर कोई खाली इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इसके लिए बॉन्ड एकदम दूर दूर थे। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे नाइट्रोजन लगा देता हूँ, एक लोन पेयर ला देता हूँ, अमोनिया, तो अमोनिया में क्या होगा भाई, ये लोन पेयर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन होगा। लोन पेयर बॉन्ड हाँ पेयर सर। रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, बॉन्ड थोड़े से नीचे आ जाएंगे, और बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। जितना ज्यादा लोन पेयर उतना ज्यादा डिक्रीज होगा, उतना कम होगा बॉन्ड एंगल। क्या बात समझ में आ गई सभी को? हाँ Yes, सर। यस? yes, sir. कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ रेस करके बताओ जरा, हाथ रेस करके बताओ भाई। 64 बच्चे हैं हमारे पास, 64 नहीं 63 है मेरे को छोड़ के। यस? मेरे इसमें रेज हैंड का ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसे ही बोल दे मुंह से, समझ में आ गया? समझ आ गया सर। चलो बढ़िया, फिर चलो हैंड्स डाउन एवरीवन। चलो ये सब हटा देता हूँ, थोड़ा कचरा। ये हो जाता है बच्चों 2 चीजें। थर्ड बॉन्ड पैरामीटर की बात करते हैं बच्चों। थर्ड बॉन्ड पैरामीटर क्या पढ़ा था हमने? बॉन्ड एंथैल्पी, राइट? Yes, sir. तो ये बॉन्ड एंथैल्पी किन चीजों पे डिपेंड करती है? तो बच्चों ये तो डिपेंड करती है बहुत सारी चीजों पे। पहला फैक्टर जिस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ एटम ऑब्वियसली। साइज छोटा रहेगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, और छोटे बॉन्ड तोड़ने आसान होते कि बड़े बॉन्ड तोड़ने आसान होते? छोटे बॉन्ड छोटे बॉन्ड तोड़ने आसान। तोड़ने को मुश्किल पड़ेंगे, मतलब क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांग होंगे ना। यस यस। तो बच्चों छोटे बॉन्ड जो होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जैसे छोटा बॉन्ड अगर तुम लोग को दे दूं मैं और बोलूं, जैसे कि समझ लो बच्चों, चौक दे दिया तुम लोग को हाथ में, एक इतना बड़ा चौक दे दिया मैंने, और एक छोटा सा इतना सा चौक दे दिया, किसको तोड़ना आसान रहेगा बताओ? बड़े चौक। बड़ी चीजें जो होती है उसको तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जो छोटी चीजें होती है उसमें मजबूती आ जाती है, उसको तोड़ नहीं सकते तुम लोग जल्दी। तो जितना बॉन्ड लेंथ छोटा, उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा उसको तोड़ने में, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी हाई लगेगी। सही बात है कि नहीं? तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है, क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ से? बोल सकता हूँ क्या? Yes, sir. और बॉन्ड लेंथ किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? साइज से। I साइज ऑफ एटम से तो मैं ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइज ऑफ एटम से, क्योंकि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। तो साइज ऑफ एटम भी उसी तरह से रिलेटेड होगा जैसे बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंथैल्पी से रिलेटेड है।
तो अगर साइज एटम का छोटा रहेगा बच्चों तो बॉन्ड लेंथ भी छोटा रहेगा, और बॉन्ड लेंथ छोटा रहेगा तो तोड़ना मुश्किल लगेगा रहेगा, क्योंकि ज्यादा समझ में आई बात। तो मेरे पास 4 ऐसे मॉलिक्यूल हैं, तुम लोग बताओ किसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स है मेरे पास HF, HCl, HBr और HI। ये 4 एंथैल्पी ज्यादा किसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी? HF की सबसे ज्यादा होगी, और सबसे कम किसकी होगी? HI की। क्यों होगी समझ में आया सभी को? क्योंकि HF में छोटा बॉन्ड है, छोटे बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, इसके लिए HF जल्दी रिएक्शन नहीं शो करता बच्चों। HI फास्टर रिएक्शन शो करता है, क्योंकि उसका बॉन्ड आसानी से टूट जाता है और रिएक्ट कर सकता है। समझ में आ गई बात सभी को? यस सर। चलो, बॉन्ड एंथैल्पी का एक फैक्टर तो हमने समझ लिया। दूसरा देखते हैं बच्चों, बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड करता है बॉन्ड ऑर्डर पे भी। बॉन्ड ऑर्डर से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, जैसे बच्चों दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है बच्चों, एक एक स्टिक दे दिया या फिर एक चौक दे दिया मैंने, तुम लोग को बोला लो तोड़ दो इसको, तो उसको तोड़ना आसान होगा कि दो चौक को साथ में तोड़ना आसान होगा? एक चौक को। ठीक है, या फिर एक स्टिक दे दिया तुम लोग को, बोला तोड़ दो, तो एक स्टिक को तोड़ना आसान है, दो को तोड़ने में थोड़ा ज्यादा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मुश्किल है, तोड़ तो तुम लोग सब कुछ दोगे, लेकिन दो को तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगेगी, और तीन को तोड़ने में उससे भी ज्यादा मेहनत लगेगी। तो मतलब बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी अगर बढ़ती है तो बॉन्ड एंथैल्पी का स्पेलिंग यार तुम लोग मेरे को करेक्ट भी नहीं कर रहे हो, एंथैल्पी। सर हम राइट लिख लेंगे। सर आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे तो हम लोग बोले इंग्लिश नहीं चलेगा। अच्छा, नहीं भाई, मेरे को मेरी गलती है तो बता सकते हो तुम लोग यहाँ पे। चलो, तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो बॉन्ड ऑर्डर से डायरेक्टली, जितना ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स रहेंगे उतना ज्यादा हीट करना पड़ेगा तुम लोगों को बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो, H2, N2, H2O2 और N2 तीन मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड होता है बच्चों? एक। सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में? ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड होता है, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था इसका, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एक्सप्लेन किया है मैंने तुम लोगों को। ठीक है, तो बताओ किसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी बॉन्ड को तोड़ने में? नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को अलग करना सबसे मुश्किल है, और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को अलग करना आसान। तो ये चीज हो जाता है बच्चों, ये चीज हमने समझ लिया। कुछ भी डाउट यहाँ तक का किसी को भी? नो सर। सारे बॉन्ड पैरामीटर समझ में आ गए? हाँ सर। चलो बढ़िया। अब बात करेंगे बच्चों लुईस स्ट्रक्चर्स के बारे में। लुईस स्ट्रक्चर्स, लुईस स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं? तो बच्चों लुईस जो साइंटिस्ट थे, तुम लोगों को पहले भी बताया मैं, ये अंदर वाली चीजों में क्या है उसके उससे इनका इंटरेस्ट नहीं था, इनको सिर्फ मतलब होता था बाहर वैलेंस ऑर्बिट में क्या क्या चीजें हैं। इनके लिए सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नजर आता था एटम में इनको, और अंदर वाली चीज को ये कर्नल बोल देते थे। कर्नल मतलब कोर, उसको छोड़ दे, उसको उसकी बात नहीं करते थे, वो सिर्फ वैलेंस में इंटरेस्टेड थे। तो लुईस जो थे वो लुईस सिंबल कॉइन किए, लुईस सिंबल रिप्रेजेंट किया। उन्होंने बोला कि हम एलिमेंट को शॉर्टकट में बताते ही हैं, तो क्यों ना हम लोग ऐसे बताएं, सिंपल एब्रीविएशन से साइन से बताते हैं, तो क्यों ना ऐसे बताया जाए कि उनके इलेक्ट्रॉन भी दिखाया जाए। तो हम बाकियों के लिए हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ऐसा है, हाइड्रोजन का सिंबल ऐसा होता था, बट लुईस के लिए कैसा होता था हाइड्रोजन का सिंबल? H विद द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी ये शो करते थे विद हेल्प ऑफ डॉट्स। तो हाइड्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों बताओ? 1 होते हैं। तो लुईस का स्ट्रक्चर बाकियों के लिए हाइड्रोजन ऐसा होता था, लेकिन लुईस के लिए ऐसा होता था। लुईस हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी दिखाना पसंद करते थे। ठीक है, उसके अलावा बच्चों उसी तरह से मेरे को बताओ सोडियम का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा लुईस सिंबल में?
Na का 1 dot. 1 dot. 1 1 होगा। कैल्शियम का कैसा होगा? 2 होगा। 2 डॉट। अब तुम लोग दोनों साथ में भी लिख सकते हो, चाहे दोनों अलग अलग लिख सकते हो, तुम्हारी चॉइस है बच्चों, कहीं पे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा तुम लोग एल्यूमिनियम को कैसे दिखाओगे बताओ? 3 डॉट। 3 डॉट। 3 अलग dot. अलग जगह पे दिखा सकते हो, या फिर 2 डॉट एक साथ। याद रखना, एक ही जगह पे 3 डॉट मत दिखाओ, मैक्सिमम 2 डॉट दिखा सकते हो तुम लोग। उसी तरह से बताओ नाइट्रोजन का क्या होगा, सॉरी कार्बन का पहले बताओ फिर नाइट्रोजन बताना। कार्बन का 4 4. ऐसे, ठीक है, तो मैं कॉमा ही लिख देता हूँ। ठीक है, नाइट्रोजन का कैसे रिप्रेजेंटेशन? 5 1 2 3 4 5। ठीक है, वैसे ही ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? 6 dots. डॉट से ऐसे डिनोट करेंगे। 6 डॉट तुम लोग चाहिए तो 2 2 का जोड़ी बना के लगा सकते हो, या फिर एक एक दे के फिर डबल कर दो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, और फाइनली कोई भी नोबल गैस जैसे कि हीलियम को कैसे, इनको बता, नियॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये बताओ? 8 सर फ्लोरीन भी बना दो। फ्लोरीन भी बना दो, चले ले भाई फ्लोरीन। क्लोरीन. क्लोरीन भी बनाओगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उतने ही रहेंगे ना, क्लोरीन में भी तो 7 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कवर कर लिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाता है। क्लोरीन बना लो चाहे फ्लोरीन बना लो, एक ही रहेगा, सिर्फ सिंबल चेंज हो जाएगा बस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन में भी 7 होते हैं, क्लोरीन में भी 7 होते हैं। नियॉन कैसा रहेगा बताओ? 8 dot. 8। 8. 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे लुइस ऐसे रिप्रेजेंट करना सही समझते थे, उनको ऐसा लगता था कि ऐसे सिंबल्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है, इससे मॉलिक्यूल को देखते ही पता चल जाता है कि कितने उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, कैसे हम लोग हाँ सर। रिप्रेजेंट करते हैं लुइस में? ये तो लुइस सिंबल्स हैं, लेकिन लुइस के हिसाब से मॉलिक्यूल्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, लुइस स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उसके लिए रूल्स है बच्चों। लुइस स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के रूल्स होते हैं। पहला रूल, you have to find out the total number of valence electron। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करना पड़ेगा। वो कैसे पता करोगे? बाय एडिंग द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच एटम। तो जब कभी भी किसी मॉलिक्यूल को लुईस स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, तो सबसे पहला क्या करना है तुम लोग को? एड दी टोटल नंबर ऑफ valence electrons in each atom of a molecule। सबसे पहले तुम लोगों को ईच एटम जो है मॉलिक्यूल में, उसके अंदर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को NH3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का मन कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले ये पता करूंगा उसके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, और उनको ऐड करके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा। तो बच्चों बताओ कितने हैं नाइट्रोजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5. 5 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने? 5. 5 होते हैं। और हाइड्रोजन में कितने होते हैं? 1. 1 होते हैं, लेकिन टोटल 3 हाइड्रोजन, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा? 5 + 3 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैसे ये बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? 4 4 + 6 + 6 2. 4 2 2 कौन बोल रहा है भाई? मैं Plus 6, वैलेंस ही नहीं बोल रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नहीं सर 2 इसलिए बोला क्योंकि O2 है ना। टोटल। अच्छा 2 × 6 राइट, ऐसा बोल रहे हैं। यस यस, टोटल कितने हो जा रहे हैं भाई? 16 हो जा रहे हैं। 16। वेरी गुड। तो पहला स्टेप समझ में आ गया, पहला रूल समझ में आ गया, क्या करना है तुम लोगों को? यस सर। ठीक है बच्चों, अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल नेगेटिव चार्ज है, मतलब कटायन अनायन है, इन केस ऑफ अनायन add 1 electron for each negative charge। तो हर एक नेगेटिव के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
जैसे मैं CO3 पे आएंगे, पहले NO3 माइनस देखते हैं, NO3 माइनस ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो बच्चों बताओ पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, नेगेटिव और पॉजिटिव छोड़ दो, पहले ऐसे नॉर्मल होता है। नाइट्रोजन में कितने होते हैं 5 और ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6 6 6 into 3 हो जाएगा, बिकॉज 3 ऑक्सीजन है। तो 5, रुक जा भाई पहले ये तो जोड़ लूं, 18 कितने हो जाएंगे बताओ टोटल 23। 23। लेकिन इसमें मैं एक एक्स्ट्रा प्लस ऐड करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो नेगेटिव चार्ज आया। नेगेटिव चार्ज जो आता है वो इलेक्ट्रॉन लेके ही तो आ रहा है ना, तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना। तो ये +1 क्यों किया बच्चों हम लोगों ने, फॉर वन नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रही है बात? तो कितने हो जा रहे हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 20। 24 समझ में आ गई बात? तो 24। इससे ही बच्चों अगर कटायन है, इन केस ऑफ कटायन क्या करोगे कटायन के केस में? -1। माइनस जितने प्लस चार्जेस होंगे उतने माइनस का। इलेक्ट्रॉन फॉर ईच पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज करने पे आता है। तो अगर मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब उतना उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल NH4+ का मुझको बनाना है, तो बताओ बच्चों नाइट्रोजन का कितना होता है, 5 होते हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल 4 हाइड्रोजन है, तो कितने होंगे टोटल 9। 8 होगा। 9 होने के लिए बट एक प्लस चार्ज है तो मैं -1 कर दूंगा, और 8, ये -1 क्यों किया मैंने, फॉर 1 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। ये हो गया यहाँ पे। 4th रूल पे आते हैं बच्चों। ये रूल समझ में आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने वाले रूल समझ में आ गए सभी को, सारे को? यस सर। इलेक्ट्रॉन पता कर लिया, अब क्या करेंगे? अब क्या करना है बच्चों, ड्रॉ द स्केलेटल स्ट्रक्चर। ड्रॉ द स्केलेटल स्ट्रक्चर। स्केलेटल स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं उसका टेक्निक सीख लो अभी मेरे से। उसका टेक्निक ये है बच्चों कि तुम लोगों को स्केलेटल स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करना है तो जब द एटम्स विच आर लेसर इन नंबर, ठीक है, द एटम लेस इन नंबर is kept in the center while other atoms are kept in surrounding. बच्चों यहाँ पे थोड़ा लॉजिक यूज करना पड़ेगा तुम लोगों को, कि थोड़ा दिमाग लगाना है कि कौन सेंटर में रह सकता है कौन नहीं। ठीक है, तो ज्यादातर नॉर्मली जैसे कि मेरे को सपोज फॉर एग्जांपल NH3 का ही स्ट्रक्चर बनाना है, तो कौन सा एटम सेंटर में रहेगा बताओ? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। और जो ज्यादा है उसको सराउंडिंग में लगा देंगे हम लोग। ठीक है, जब दो ऐसे एटम है जो लेस नंबर में है तो वो एटम सेंटर में रहेगा जो ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, और वो एटम सराउंडिंग में होगा जो कम बॉन्ड बनाएगा। क्या बात समझ में आ गई सबको? जैसे कि फॉर हाँ। एग्जांपल HNO3 का अगर मेरे को स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी एक ही बार है, नाइट्रोजन भी एक ही बार है, तो कौन सेंटर में रहेगा बताओ? नाइट्रोजन, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, वो बीच में रहेगा, हाइड्रोजन साइड में ही कर देना है। समझ में आ गई बात? तो याद रखना यहाँ पे थोड़ा सर दिमाग, अगर 2 हो और दोनों का भी सेम हो तो वही तो था ना एक केस HNO3। नहीं, अभी इसमें तो O3 भी है ना। अच्छा, दो है दोनों सेम है तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है, सेंटर फिर कोई सेंटर नहीं है। वैसे जैसे LiH NaCl ऐसा बोल रही है, हाँ सर। तो उसमें सेंटर क्या है फिर? दो का क्या सेंटर होता है? 3 एटम होते तो सेंटर होता है ना। हाँ सर। तो ये चीज हो गया। तो बच्चों स्केलेटल स्ट्रक्चर बना देना है तुम लोगों को इस तरह से। स्केलेटल स्ट्रक्चर का भी रूल खत्म नहीं हुआ, अभी तो मैं बीच में ही तुम लोग को बताने लगा कि तुम लोगों को जितना बताया उतना समझ में आए। ठीक है, इतना कर दिया, एक बार अरेंज कर दिया, तो उसके बाद और भी कुछ करना है बच्चों। while the other kept in surrounding, इसी पॉइंट को आगे कंटिन्यू करता हूं मैं।
and then add electron, add बोलना गलत होगा, then put electrons between two atoms so that only one covalent bond is formed. तो भाई एक बार स्केलेटल अरेंजमेंट कर सर बिटवीन टू एटम्स ना. हाँ, बिटवीन टू एटम्स so that one covalent bond is formed. एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए, इतने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं. ठीक है, एक मिनट. तो बच्चों बताओ, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा मैं? 1 क्यों करूंगा भाई? एक कोवेलेंट बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनने जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है. क्या बात समझ में आई? हाँ सर. तो ये वो रूल है भाई, ये रूल कंप्लीट हो जाता है. तो तुम लोगों ने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और उसके बाद तुम लोगों ने स्केलेटल फॉर्मूला बना लिया या फिर स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया. इस तरह से स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाना है कि 2 एटम के बीच में सिर्फ एक ही कोवेलेंट बॉन्ड इनिशियली बने, बाद में हम लोग और देखेंगे. ठीक है. Now, if after forming skeletal structure, if the octet is incomplete, if the octet of two bonded atoms, अगर 2 बॉन्डेड एटम्स का ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है, इज इनकम्प्लीट, देन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड बाय शेयरिंग मोर इलेक्ट्रॉन until one or both atoms get their octet complete. तो बच्चों ये पॉइंट का मतलब ये है कि तुमको क्या करना है, तुमको चेक करना है कि क्या किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ शेयर करने के बाद. अगर 2 बॉन्डेड एटम है जिसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, तो तुम लोगों को वो दोनों बॉन्डेड एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर करवाना है और तब तक देने इलेक्ट्रॉन जब तक उनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो जाए. अब यहाँ पे भी थोड़ी समझदारी दिखानी है तुम लोगों को पता होना चाहिए बच्चों कि 3 बॉन्ड से ज्यादा शेयर नहीं कर सकते तुम लोग कभी भी. 3 बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बनता है क्या? 4 बॉन्ड बनता है क्या? बताओ जरा. तो मैक्सिमम जब शेयर करा रहे हो तो हो जाएगा. 3 करा सकते हो, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते. ऐसा नहीं कि भाई 2 एटम है, N है और O है, और तुम लोग दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट कराने के चक्कर में 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दे रहे हो. भाई ये ऐसा मॉलिक्यूल होता है क्या? मैक्सिमम 3 करवा सकते हो तुम लोग. ठीक है, तो ये थोड़ी समझदारी दिखानी है, ये सब तो चीजें बतानी नहीं चाहिए. सर लेकिन इसका कोई रीजन है? इसका ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है बस. रीजन मतलब ऑक्टेट तो कंप्लीट करवाना ही है ना. लुईस ने तो ऑक्टेट रूल बनाया ही है. लुईस ने क्या बोलते हैं कि भाई कंपाउंड मॉलिक्यूल इसलिए बनाता है, एटम्स मॉलिक्यूल इसलिए बनाते हैं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो पाए. तो स्ट्रक्चर जब बनाया तो ऑक्टेट तो कंप्लीट कराने के लिए बनाया हुआ ना. हर एटम ने, हर एटम ट्राई कर रहा होगा मॉलिक्यूल में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो ये इसी को दिमाग में रख के ये पॉइंट बताया लुईस ने. ठीक है. नहीं सर, ऐसे नहीं, मतलब 4 बॉन्ड क्यों नहीं बना सकते हैं सर? 4 बॉन्ड बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा उधर पे. 3 बॉन्ड में इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाता है कि एटम बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, रिएक्टिव होने लगता है. जैसे कि अगर मैं बात करूं अल्केन्स की, तो अल्केन्स बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, अल्कीन्स थोड़े ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, अल्काइंस और ज्यादा रिएक्टिव होते हैं.
4 बॉन्ड में तो भाई हद से ज्यादा रिएक्टिविटी हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो तुम देख रहे हो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है सेंटर्स पे, स्टेबिलिटी जाएगा। स्टेबिलिटी कम हो रही है और रिएक्टिविटी ज्यादा हो रही है। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? ओके Yes, समझा। ज्यादा अनस्टेबल नहीं कर सकते हम लोग मॉलिक्यूल को। रिपल्शन भी होगा ना ज्यादा। रिपल्शन भी उसके लिए तो डिस्टेबलाइज होगा, राइट। रिपल्शन होगा बहुत ज्यादा, इस हाँ। वजह से डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका इस पॉइंट को समझने के लिए बच्चों ना एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। चलो कार्बन मोनोऑक्साइड था, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में सर वैलेंस, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं अपने को? 16। 16. रूल 16। नंबर 2 अप्लाई करो भाई, नहीं रूल नंबर 4 अप्लाई करो उसके ऊपर। कार्बन डाइऑक्साइड का ये बनाओ, स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाओ। क्या सेंटर में रहेगा, क्या सराउंडिंग में रहेगा? कार्बन सेंटर। और सराउंडिंग में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। फिर क्या करूं मैं? सिर्फ एक बॉन्ड फॉर्म तक करने तक का इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, राइट राइट। यस सर। डबल बॉन्ड रहेगा ना? वो इस रूल में आएगा। बट कार्बन की वैलेंसी क्या सेटिस ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कार्बन का? नहीं। क्या ऑक्सीजन का कंप्लीट हो रहा है? नहीं। नहीं। तो बच्चों क्या करेगा, कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, है कि नहीं? जब दो बॉन्डेड एटम दोनों में से किसका भी ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है तो दोनों को आपस आपस में मल्टीपल बॉन्ड बनाए। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ और बताओ ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 बॉन्ड बना सकता है। तो तो एक ये कार्बन इधर पे मैक्सिमम अपने इलेक्ट्रॉन 2 शेयर करेगा, राइट। और जो जो दूसरी वैलेंसी है वो इसके साथ सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं? क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बच्चों? यस सर। ऑक्सीजन का हुआ क्या? नहीं। तो उसका रूल 6 देखेंगे हम लोग, ठीक है। पार्ट्स में बना रहे हैं बच्चों, एक एक करके बनाएंगे, अभी रेडी नहीं हुआ है, ठीक है। जबकि अमोनिया का देखो, यहाँ पे अमोनिया में क्या हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? हाँ। हाँ. बच्चों हाइड्रोजन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होगा, हाइड्रोजन का डुप्लेट। प्लेट। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन खुश है। लेकिन क्या नाइट्रोजन खुश है? नहीं सर. नहीं। नाइट्रोजन का नहीं। ऑक्टेट अभी तो तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉन। 2 बाकी. 2 बाकी है, वो 6th रूल में आएंगे। देखो बच्चों, इफ देर इज अ सिंगल एटम or if there are non-bonding atoms that have their octet incomplete, then you have to complete their octet by giving the lone pairs of electron. क्या बात समझ में आ गई? If ओके सर। yes, if there is a single atom or non-bonded atoms with incomplete octet, then their octet is completed by giving lone pair of electron, ठीक है। जैसे अमोनिया को पहले लेके आते हैं, अमोनिया पहले हम लोग बना रहे थे, कंप्लीट नहीं हुआ है, इतना हमने बना के तैयार कर दिया था बच्चों। Yes sir. कितना नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा? 2. तो एक लोन पेयर दे देने हैं। बच्चों देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी ही है क्या जितना हमने कैलकुलेट किया था? कितना कैलकुलेट किया था अमोनिया का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? ये देखो अमोनिया 8. 8, और ये देखो लुईस स्ट्रक्चर में 80 दिख रहे हैं क्या? हाँ सर. यस सर। सही है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमने बनाया अभी तक, क्या उसके अंदर ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट है? नो। नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, पहले बात करते हैं लेफ्ट वाले ऑक्सीजन की। कितने इलेक्ट्रॉन दे दो तो उसका हो जाएगा ऑक्टेट? 4 और चाहिए होगा. 4 मतलब 2 लोन पेयर्स, राइट। यस सर। और इस साइड को कितना चाहिए बताओ? सेम। Same. तो हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट।
कितने आ रहे थे बच्चों इलेक्ट्रॉन कार्बन डाइऑक्साइड के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल? देखो ऊपर, देखो ऊपर कितने आ रहे हैं? 16। क्या फाइनल नहीं दिख रहे हैं तुम लोगों को? 60। तो मतलब तुम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर सही है। समझ में आ गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कैसे दिखाते हैं? हाँ सर। मतलब सर पहले हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं बताए थे ना? पहले सारे नहीं बताए थे। नाउ ये दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर, नाउ इट इज द मोस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन। पहले हम लोग तो सिर्फ स्टेप्स को फॉलो कर रहे थे, अगर तुम सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो तुमको लास्ट में एकदम सही स्ट्रक्चर मिल जाएगा। कुछ एग्जाम्पल दो बच्चों प्रैक्टिस करने के लिए, करोगे? हाँ सर। यस सर। चलो सारे बच्चे ट्राई करें। एग्जाम्पल बुक में सर सॉल्व अभी करोगे? करना है कि होमवर्क में? नहीं अभी करना है, तुम लोग होमवर्क करते नहीं हो, मेरे को पता है। सर किया है होमवर्क। दिख नहीं रहा सर, है। झूठ बोल रहा है। चलो अरे सर भेज दिया ग्रुप में होमवर्क। चलो झूठ नहीं ठीक है, बोल रहा अभी है। कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ होमवर्क के लिए दूंगा। यहाँ पे ध्यान दो। तुम लोगों को बनाना है बच्चों, किसका बनाओगे? चलो कार्बोनेट का बना के बताओ। सारे ट्राई करेंगे, हो जाएगा तो हाथ रेस कर देना, फिर मैं बनाऊंगा, फिर मैच यस करेंगे। सर। 2 मिनट का टाइम है तुम लोगों के पास। सर हो गया। और हो गया। 1 मिनट। करो करो, जो बच्चे का हो जाए अपना हाथ रेस कर दे। रेस कैसे करते हैं? टाइम दे, तेरा आवाज सुन लिया, मैं समझ गया, तू सबमिट कर दी। चलो चलो बढ़िया, बहुत लोगों का हो गया, तो अब मैं जरा सॉल्व करता हूँ बच्चों। इसका टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया बताओ जरा। 24। 24। 24 आ रहा है। यस 24 आ गया। चलो तो क्या सेंटर में रहेगा बच्चों यहाँ पे? सी सेंटर। कार्बन। सी कार्बन। ओ ओ ओ। और अपने को पहले क्या करना है? पहले तो सिर्फ एक एक ही बॉन्ड बनवाना है अपने को। सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बनवा दिया मैंने। ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। क्या किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है यहाँ पे? नहीं। क्या नहीं। कार्बन का किसी भी ऑक्सीजन के साथ ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? नहीं। नहीं। तो हम लोग किसी एक ऑक्सीजन के साथ उसको डबल कर सकते हैं। देखो मैं इससे कर रहा हूँ, तुम लोग को ऊपर हाँ। से कराना, साइड से कराना, तुम्हारी मर्जी। मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, ठीक है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, ये हो गया। क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? हाँ सर। तो अब तो किसी के साथ मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनेगा, है हाँ कि नहीं? सर। तो अब कैसे करना? 1 मिनट, हाँ जस्ट।
सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस हाँ, सर। तो मैं बोल रहा था बच्चों की एक मिनट, यहाँ पे कार्बन ने ऑलरेडी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है, तो बची हुई वैलेंसी जो है वो कैसे सेटिस्फाई होगी ऑक्सीजन की? लोन पेयर। लोन पेयर के थ्रू। तो बताओ, इसको बताओ कितना लोन पेयर दे दूं? 2 लोन पेयर और 1 इलेक्ट्रॉन। 2 लोन पे 2 लोन पेयर, बस काम हो गया इसका। उसमें सेटिस्फाई हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है भाई तू? सर इसमें नहीं, सॉरी देखा नहीं मैंने। चलो ऊपर वाले में कितना देंगे? 2 2 लोन लोन पेयर। पेयर 3 लोन पेयर। एक वो -4 जाके और 1 लोन पेयर बनाएगा। नहीं, हो गया बस, जो भी वो होना था। नीचे वाले में डालेंगे ना सर सब। ये हो गया भाई, इधर पे जो लोन पेयर मिलने थे मिल गए यहाँ पे। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये वाले को? 3 लोन पेयर चाहिए। लोन पेयर। तो भाई देख लो काउंट करके, 24 इलेक्ट्रॉन शो करने थे, 24 इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं क्या? हाँ सर। यस सर। तो ये मॉलिक्यूल जो है एग्जैक्ट एकदम एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है लुईस का। इसको चाहिए तो बच्चों तुम लोग डैश से भी बता सकते हो बॉन्ड को। 4 लोन पेयर मतलब 2 बॉन्ड हो जाते हैं, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, और लोन पेयर शो कर दो ऐसे। सर पर जो ऑक्सीजन है उसका तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसके पास भी 7 और इसके पास भी 7 है। किसके पास 7 7? ये वाले ऑक्सीजन के पास जो ऊपर है और जो लेफ्ट में। तो एक्स्ट्रा है तो लिया है ना भाई। तो ये 2 नेगेटिव चार्ज क्या ऐसे ही आ रहा है क्या? अच्छा हाँ सर ठीक है। ठीक है, वो 2 नेगेटिव, तूने 2 बढ़ाया रहेगा ना इस पे, 2 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 22 ही आ रहा होगा सिर्फ वैलेंस। हाँ तो तू जो 2 बढ़ा रहा है वो इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से तो आ रहा है। समझ में आ रही है? ओके सर समझा हाँ। ठीक है। चलो उसी तरह से बच्चों एक और ट्राई करो जरा, NO3 माइनस का ट्राई करो जरा। ट्राई करो सारे फटाफट। कितने लोगों का यही आया स्ट्रक्चर कार्बोनेट वाला, या फिर ये दोनों में से? मेरा हाथ रेज करो, हाथ। सर मेरा। वेरी गुड। यस, जिसका कॉलेज एग्जाम है, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको तो जाना ही पड़ेगा, तो यू कैन लीव। ठीक है, अगर इफ इट इज नॉट मैंडेटरी देन यू कैन स्टे। ठीक है, बिकॉज वी आर टॉकिंग समथिंग इम्पोर्टेंट हियर। चलो बहुत अच्छा बच्चों, NO3 का ट्राई करो जरा फटाफट। हो गया सभी का? हाँ सर। वेरी गुड। चलो कितना आ रहा है बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 26। 26 आ रहा है। 5 + 18 + 1, 26 कैसे आ रहा है भाई तेरे को? 24। अरे सॉरी। 24 मतलब तेरा स्ट्रक्चर गलत बना होगा फिर। हमारा निर्मला का एग्जाम है तो कैन वी लीव? यस यस, जा सकते हो, बट बचा हुआ कैसे कवर करोगे तुम लोग? यस, रिकॉर्डिंग देख के कर लेना। चलो, सेंटर में नाइट्रोजन रहेगा और सराउंडिंग में ऑक्सीजन होगा, राइट? यस सर। यस सर। और फिर पहले तो एक एक बना दो सभी के साथ, एक एक बॉन्ड तो होगा ही सभी के साथ। उसके बाद तुम लोग को मल्टीपल बॉन्ड, देखो नाइट्रोजन की भी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है और ऑक्सीजन की भी नहीं है, लेकिन कंप्लीट की जा सकती है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो तो यहाँ पे, है कि नहीं? यस। ठीक है। ये वाला जो है इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 2 रहेंगे ना, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये ऑक्सीजन पे 3 आ जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और इस पे भी 3 आ जाएंगे, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? यस देख लो 24 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं सभी को, तो मतलब स्ट्रक्चर अपना सही है। एक और लास्ट, और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। NH4 पॉजिटिव करो एक सॉल्व, बताओ। सर मेरा नहीं आया ये वाला। कैसे नहीं आया? नाइट्रोजन तूने सेंटर में लिखा,
हाँ सर। और ऑक्सीजन सराउंडिंग में लिखा, हाँ, और सबके साथ एक एक बॉन्ड बनाया होगा। एक एक ही बॉन्ड बनाया। हाँ, लेकिन नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हुई क्या? नाइट्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? काउंट द नंबर ऑफ नहीं, कार्बन। 7 हुए ना। कहाँ पे 7 है? एक एक ही बॉन्ड बनाना था ना सिर्फ, तो 6 ही हुए ना, 7 कहाँ से सॉरी, दिखे? 6 हुए, सॉरी। हाँ, तो ऑक्सीजन की भी नहीं है। बॉन्डेड एटम्स की जब वैलेंसी नहीं होती है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो हम क्या करते थे? मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते थे ना। हाँ तो ये देखो, एक मल्टीपल बॉन्ड बना के चेक करो, एवरी टाइम यू फॉर्म अ मल्टीपल बॉन्ड यू हैव टू चेक एवरी टाइम क्या ऑक्टेट किसी का कंप्लीट हुआ क्या। देखो नाइट्रोजन का हो गया अभी एक ही बार बनाने से, है कि नहीं? हाँ सर, हुआ। एंड रिमेनिंग क्या करेंगे हम लोग, बाकी के कैसे सेटिस्फाई करेंगे? कि के उनको इलेक्ट्रॉन्स देंगे लोन ना। पेयर के फॉर्म में देके, दोनों हाँ, पर, हाँ। तो दे दो। इस नाइट ऑक्सीजन को तो कितने कितने की जरूरत है इसको? इसमें इसमें 4 है ऑलरेडी, तो 4 की जरूरत है, लगेंगे। तो 2 दो लोन। लगेंगे। ऊपर वाले को कितने की जरूरत है? 3 की जरूरत। 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इस साइड पे कितने की जरूरत है? हाँ तो वही बन गया ना, वही। सर इसमें एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देगा क्या? हाँ ऐसा होता है, लेकिन बाद में बात करेंगे वो सारी चीजों के बारे में। सर इसका बन गया सर NH4 का। NH4 का बन गया। NH4 प्लस का यस सर। क्या रहेगा सेंटर में? हाइड्रोजन। सराउंडिंग में क्या रहेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। क्या सबके बीच में एक एक बॉन्ड दिखा दूं मैं? यस सर। यस सर। डुप्लेट कंप्लीट हो गया नाइट्रोजन का। हाँ सर। डुप्लेट कंप्लीट हो गया, हाँ बस काम हो गया फिर। 8 आ रहे थे ना इधर पे। सर लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा ब्रैकेट में। हाँ देना पड़ेगा, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है ये कैसे पता करूं मैं? सो देयर इज अ वे दैट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज बोलते हैं इसको। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? इट इज द चार्ज present on each atom yes देखेंगे किस पे आ रहा है। प्रेजेंट ऑन ईच एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के हर एक एटम पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है ना बच्चों, उसी को बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। क्या बात समझ में आ रही है? तो हमने देखा CO3 में 2 नेगेटिव है, लेकिन ये 2 नेगेटिव कौन से एटम पे? यहाँ पे तो टोटल 4 एटम है, कौन से एटम पे ये मेरे को नहीं पता। NO3 में 1 नेगेटिव है, चारों में से कौन से एटम पे है ये नहीं पता। अमोनियम में भी किसके ऊपर है पता नहीं है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज? उसका फॉर्मूला देख लो बच्चों। फॉर्मल चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला। इट इज द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पे। नंबर ऑफ आएंगे उसके ऊपर भी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ lone pair of electrons minus half of total number of bond pair electron। bond pair electron। क्या बात समझ में आ गई बच्चों सभी को? अगर तुम लोग को मैं Yes. किसी का लुईस स्ट्रक्चर देता हूं और बोलता हूं इसमें हर एक एटम पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके बताओ, तो क्या बता पाओगे तुम लोग? यस सर। चलो एक मैं पहले तो कार्बोनेट का ही देता हूं जो हमने बनाया भी है इसको। ऐसे ही था ना कार्बोनेट का स्ट्रक्चर, अभी तुम लोगों ने जो बुक में बनाया भी होगा। सर, ऐसा ही है। पहले मैं बना तो दूं। ये हो गया, अब बोलो अब ऐसा ही है ना? चलो ये हो गया स्ट्रक्चर तुम लोग का कार्बोनेट का। इसमें कार्बन को पहले तो कार्बन पे कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, ऑन कार्बन। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों बताओ जरा? 4। 4। कार्बन में ये स्ट्रक्चर देखो और बताओ कितने लोन पेयर रखा है कार्बन अपने पास? एक भी नहीं।
एक भी लोन पेयर नहीं तो 0। बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 8 है, तो into 8 तो कितना हो जा रहा है भाई? 4 - 4 विच इज 0 तो 0 कोई चार्ज चार्ज नहीं है। कोई चार्ज है। ये ऑक्सीजन 1 है, ये ऑक्सीजन 2 है, ये ऑक्सीजन 3 है। ऑक्सीजन नंबर 1 पे कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। लेकिन सर आपने इसमें दिया था ना फॉर्मल चार्ज। कहाँ पे दिया था मैंने? चार्ज असाइन किया ही नहीं था, ऊपर भी देख सकती है। कहाँ पे असाइन किया मैंने चार्ज? सिर्फ मैंने जनरली मॉलिक्यूल माइनस दिया। 2 है, लेकिन कौन से एटम पे 2 है वही पता कर रहे हैं हम लोग। वहां पे तो 4 एटम है ना, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, तो कौन से वाले पे किस किस एटम की वजह से वो 2 चार्ज आ रहा है वो कैलकुलेट कर हाँ रहे सॉरी सॉरी सर, समझा मुझे। हैं, है ना। चल अभी ऑक्सीजन का बता मेरे को, क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6 होते हैं। O1 का कैलकुलेट कर रहे हैं, O1 का। O1 पे ध्यान रखिए, कितने कितने लोन पेयर है उसके अंदर? 2 तो लोन पेयर पैर है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ? 4 4 4 माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन 4। दिख रहा है सभी को? ये देखो बच्चों, यस ये सर। शेयर नहीं जो हो रहे हैं ये लोन पेयर है, और ये जो यहाँ पे शेयर हो पा रहे हैं उसको बॉन्ड पेयर बोलेंगे। कितने हैं बॉन्ड पेयर? 4 है। तो सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 6 - 4 - 2 विच इज 0, है कि नहीं? ये 4 क्या आया इधर? 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितने लोन पेयर देख रही है तो O1 पे? बता मुझे जरा। हाँ 4 ही है सर, जिसके साथ 2 बॉन्ड बना है वो ना। ये O1 कौन सा है? देख O1 बोला हो ना मैं, लेबल किया ना मैंने ऑक्सीजन। बता मेरे को, O1 तेरे को दिख रहा है? रुक जा, तेरे को अच्छे कलर से दिखाता हूँ, फिर दिख रहा होगा। अब दिख रहा है O1? हाँ सर दिख रहा है, हाँ हाँ। O1 पे मेरे को बता, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन समझता है ना, जो हाँ बॉन्ड। सर समझता है, 4 है। और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 है। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है भाई। 1 2 3 4 पेयर 2 है, लेकिन फ्रेंच नंबर पैर है, ऑफ, पैर 2 है हाँ। हाँ टोटल 4 है, लेकिन पेयर्स में देखा जाएगा तो 2 ही है दिखते हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन ले, पेयर्स नहीं लिखते हम लोग, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। फॉर्मूला भी देख सकती है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ, ठीक है, वो लिखना है अपने को। तो यहाँ पे लिख के मैं सॉल्व करता हूँ जब भी, तो आंसर मेरा 0 आ जाता है। चलो फॉर्मल चार्ज ऑन O2 कैलकुलेट करें। यस सर। फॉर्मल चार्ज ऑन O2, ऑक्सीजन नंबर 2, कितना आ रहा है भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके अंदर? 6 है। और लोन पेयर कितने हैं? 3 3 इलेक्ट्रॉन कितने हैं लोन पेयर ऑफ? 6 6 इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं? एक नहीं, 2 2 एक 2 2 2 है। पेयर इलेक्ट्रॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 2 है। अपने को इलेक्ट्रॉन लिखना होता है फॉर्मूले में। सॉल्व करोगे तो 1 6 - 6 0 1 -1, कैसे 0 आ रहा है भाई? इतना मैथ्स तो आना चाहिए। सॉरी चलो फॉर्मल चार्ज ऑन O3 देखते हैं हम लोग। O3 भी वही उसी तरह का से है, 6 - 6 - हाफ इंटू 2, तो 6 - 6 - 1 विच इज -1। तो देख रहे हो बच्चों, ये ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है ना कार्बोनेट पे, तो एक नेगेटिव इस ऑक्सीजन की वजह से आ रहा है, एक नेगेटिव इस ऑक्सीजन से। तो CO3 पे जो 2 - देते हो, वो एक माइनस ये ऑक्सीजन की वजह से आ रहा है, और एक माइनस इस ऑक्सीजन से। समझ में आ रही है बात सभी को? ये तो सर, ये हमको काउंट करके भी पता चल जाएगा, लेकिन क्या 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 वापस? अगर हम काउंट करेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, तो हम्म हमको पता चल जाएगा ना तभी भी। वैसे भी पता चल जाएगा, बट ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी ये कैसा तुम लोग को ये सारे पता हुए एटम है, इसके लिए कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही देख के पता चल जा रहा है तुम लोगों को। लेकिन जब दूसरे एटम है जिसके बारे में ज्यादा पढ़ाई नहीं की हो, जैसे D ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, F ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, और उनमें बोल दिया फॉर्मल चार्ज पता करो, या फिर दूसरे P ब्लॉक हो गए, जैसे कि एसिटिन वगैरह हो गया, या फिर आयोडीन के आसपास वाले हो गए, तो उनमें फॉर्मल चार्ज अगर पूछ लिया तो कैसे पता करोगे? तो उस केस में हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तभी के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। बच्चों यहाँ पे मैं एक ओजोन का स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, मेरे को बताना कौन से ऑक्सीजन पे क्या फॉर्मल चार्ज है। ये तुम लोग अभी सॉल्व करोगे। ओजोन पता है ना सभी को? ओजोन लेयर, O3
O3 का स्ट्रक्चर दे रहा हूं मैं। ये O3 का लुईस स्ट्रक्चर है। मेरे को पता करना है 1, 2 और 3 एटम पे क्या चार्ज है। जो बच्चा का हो जाएगा हाथ रेस करना, बोलना नहीं आंसर। हो गया सभी का? 1 मिनट सर, आखिरी बात। जिनका हो गया भाई, हाथ किसी के रेज नहीं हुए हैं, मतलब किसी का भी नहीं हुआ। और हो गया है। प्रियंका का हो गया, वेरी गुड भाई। बाकी के बच्चे? ज्योतिका का हो गया, वेरी गुड। सर सर हो गया। आपने वो नहीं बताया चार्ज वाला। क्या चार्ज? कोई चार्ज नहीं है मतलब ऐसा। किस पे चार्ज नहीं है? आपने तेरा क्वेश्चन मेरे को क्लियर नहीं है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन अच्छे से एक बार वापस से। चलो बच्चों, पहले हम लोग ऑक्सीजन नंबर 1 पे सॉल्व करते हैं। वो ऑक्सीजन नंबर 1 पे क्या चार्ज आ रहा है बताओ जरा। ऑक्सीजन नंबर 1 पे कोई चार्ज नहीं आ रहा, 0 आ रहा है। कैसे आया वो भी बच्चों? 6 इसके ऊपर वैलेंस, 6 वैलेंसी होती है ऑक्सीजन की। नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पे 4 है, देख सकते हो तुम लोग। और बॉन्ड पेयर जो शेयर हो रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 4 आ जा रहे हैं। तो सॉल्व करने पे आएगा इसका 6 माइनस 4 माइनस 2 विच इज 0। O2 का देखो कितने हैं भाई यहाँ पे? 1। 6 माइनस, एक ही लोन पेयर है मतलब 2 हो जाते हैं। और बॉन्ड पेयर कितने हैं टोटल? 6। 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 हो जाता है। 6 1। माइनस 2 माइनस 3, दैट्स व्हाई +1 बोलेंगे हम लोग। 1 यस सर। एक प्लस चार्ज है इस पे। और O3 पे अगर देखोगे तुम लोग तो 6 माइनस लोन पेयर 6 हो जाते हैं और बॉन्ड पेयर 2 ही हैं। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। -2। 6 माइनस 6 माइनस 1 विच इज -1। -2 क्यों बोल रहा है? -1 आ रहा है ना। हाफ से डिवाइड नहीं किया क्या, मल्टीप्लाई नहीं किया क्या उसको? बॉन्ड पेयर सिर्फ 2 ही है ना अक्षय। हाँ सर, समझा समझा। तो ओजोन में 3 तरह के ऑक्सीजन होते हैं। एक पे कोई चार्ज नहीं होता, 0 होता है। एक पे +1 चार्ज होता है, एक पे -1 चार्ज होता है। यस यस, वेरी गुड शुभम। तो कितने बच्चों को ये आंसर आया? 0 +1 -1 तीनों से ही आया। सिर्फ वो अपना हाथ रेस करें। वेरी गुड बच्चों। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज डोंट हेजिटेट, पूछ लेना है, डाउट क्लियर कर लेना है अपना। ठीक है, चलो बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग। यहाँ पे फॉर्मल चार्ज हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। किस तरह से फॉर्मल चार्ज करते हैं ये हमको आज पता चल गया। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए। 1 मिनट दे देना, 1 मिनट। होमवर्क निकालने को।
draw Lewis structure and calculate formal charge on each atom. Each atom 0 है फिर भी चाहिए मुझको, कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहला तो मॉलिक्यूल आ जाता है NO2 माइनस। दूसरा मॉलिक्यूल आ जाता है दूसरा मॉलिक्यूल आ जाता है CH3NO2। तीसरा मॉलिक्यूल आ जाता है BH3। BH3 नहीं, BH4 पता करो। फोर्थ आ जाता है एक मिनट, एक ही मिनट बच्चों। तुम लोग को पीरियड टेबल हो गया ना? हाँ सर, पढ़ा चुके हैं। यस सर। तुम लोग को आना चाहिए सारा कुछ। और एक लास्ट और, ठीक है। तो ये हो जाता है बच्चों तुम लोगों का होमवर्क नेक्स्ट क्लास के लिए। ये 10 के 10 स्ट्रक्चर का लुईस स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में आओगे तो तुम लोगों को लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स और जो भी टॉपिक अब तक हुआ है, इनफैक्ट आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड्स हो गया अपने, और कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गया, वो सारे टॉपिक्स का तुम लोगों को अपने नोट से जो मॉड्यूल मिले हैं नीट के मॉड्यूल्स, उसके अंदर उस तरह के क्वेश्चंस के जो भी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशंस है, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, और जो भी स्टेट लेवल और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स वगैरह हैं, वो सारे सॉल्व करके टॉपिक्स लेके अभी जो टॉपिक्स अब तक हुए हैं तब तक उतने सारे टॉपिक के नेक्स्ट क्लास में आने तक का हो जाना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? ओके सर। ये कॉपी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा लेट हो सकता है मेरे को सेंड करने में। तुम लोग के पास अगर कुछ बच्चे अभी प्रैक्टिस करना चाहते हैं बैठ के, तो वो लोग अभी इसका पीडीएफ ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो जाए तो बताओ जरा। ले लिया होमवर्क का स्क्रीनशॉट? यस सर। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करना है और अपने मॉड्यूल के जो भी टॉपिक अब तक हुए हैं उसके एमसीक्यू सारे ढूंढ के सॉल्व करके उसका डाउट क्लियर करना है मेरे से। क्लियर होगी बात? यस सर। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए ख्याल रखो। हैव अ नाइस डे। बाय, टेक। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। बाय सर।